नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। क्राइम ब्रांच व कैंट थाने की पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। वाराणसी कमिश्नरेट ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर में भारी वाहनों हेतु बारकोड पास किया जाएगा जारी। हत्या के जुर्म में बेड़ियों में कैद हाथी के रिहा होने की जगी उम्मीद। और कोरोना टीकाकरण हेतु टोकन सिस्टम जारी होने के बाद भी केंद्रों पर लोगों को घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। क्राइम ब्रांच व कैंट थाने की पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। कैंट थाना अंतर्गत वांछित 3 अभियुक्तों को क्राइम ब्रांच व कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट व पुलिस उपायुक्त के निर्देश पर कैंट पुलिस ने छापेमारी करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 22 पेटी शराब व एक बोरी में 45 देसी भिंडी ज्वाइनिंग एक छोटा सिलेंडर बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त गणों ने बताया कि उन्होंने शराब की दुकान से 22 पेटी शराब की चोरी की है। कल की डेट में कैंट पुलिस द्वारा 2 सराहनीय काम किए गए। पहला कि कुछ दिनों पहले वरना ब्रिज के पास एक देसी शराब का ठेका था, जिसमें 4 लोगों की टीम ने सेंध लगाकर वहाँ से कुछ 30 से अधिक देसी शराब की पेटियाँ और उसके साथ इन्वर्टर की बैटरी और इन्वर्टर का चोरी कर लिया। तो कैंट पुलिस में इंस्पेक्टर राकेश जो हैं, ये टीम ने लीड करते हुए सीसीटीवी को ट्रैक करते हुए काफ़ी अच्छी तरह से जो अभियुक्त उनको भी गिरफ्तार किया गया। इसमें 4 लोगों की टीम थी, उसमें से 3 गिरफ्तार हो चुके हैं, एक वांछित है और उसको पकड़ने का पूरा प्रयास चल रहा है। इसके साथ अच्छी रिकवरी भी की गई है। 26 पेटी देसी शराब पकड़ ली गई है, इन्वर्टर की बैटरी, इन्वर्टर और कुछ विंडीज वाइन की कुछ बॉटल्स मिली है। वाराणसी कमिश्नरेट ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर में भारी वाहनों हेतु बारकोड पास जारी किया जाएगा। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद पुलिस सिस्टम में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा भारी वाहन हेतु पास इशू करने के सिस्टम में बारकोड को लागू किया गया है। आईपीएस विकास कुमार ने बताया कि अब हम लोग पास बारकोड सिस्टम से इशू कर रहे हैं। बारकोड सिस्टम से यातायात पुलिस को फायदा ये होगा कि फर्जीवाड़े को पूरी तरीके से रोका जा सकेगा। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसमें बहुत फायदा मिलेगा। आईपीएस विकास कुमार ने बताया कि बार कोडिंग करने से और डाटाबेस तैयार करने से ये मालूम होगा कि किस दिन शहर में कितने भारी वाहन प्रवेश कर रहे हैं और इससे शहर में कितना दबाव रहेगा। साथ ही फर्जी पास बनाकर शहर में घुसकर अपना काम करने वालों पर भी अंकुश लगेगा। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद पुलिस सिस्टम में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। इसी क्रम में और वाराणसी कमिश्नरेट ट्रैफिक पुलिस ने पास इशू करने के सिस्टम में और पास के सिस्टम में बदलाव किया है। अब हम लोग प्रत्येक पास बारकोड युक्त इशू कर रहे हैं। उस बारकोड का फ़ायदा ये होगा कि पासों से होने वाले फर्जीवाड़े को पूरी तरह रोका जा सकेगा और शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू चल पाए तो बहुत सहयोग मिलेगा। इस बारकोडिंग करने से और इसका एक डाटाबेस तैयार करने से हमें पता होगा किस दिन कितने ट्रक भारी वाहन शहर में प्रवेश कर रहे हैं और उससे हमारे शहरों पे कितना दबाव रहेगा। उससे डिसीजन मेकिंग करने में काफ़ी आसानी होगा और साथ में जो फर्जी पास बनाकर या फर्जी तरीके से शहर में घुस के अपना कार्य करते हैं, वैसे लोगों पे अंकुश भी लगेगा। हत्या के जुर्म में बेड़ियों में कैद हाथी के रिहा होने की उम्मीद जगी है। वाराणसी के मिट्ठू हाथी पर दफा 302 का मुकदमा दर्ज है और वो बेड़ियों में कैद है। रामनगर वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोग बताते हैं कि हत्या के जुर्म में गिरफ्तार मिट्ठू हाथी 1.5 साल से खड़ा है, बैठा नहीं है। मिट्ठू के इस दर्द को किसी ने ट्वीट के जरिए वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश तक पहुंचाया। उन्होंने चिड़ियाघर के डायरेक्टर रमेश पांडे से बात कर पैरोल पर इसे रिहा कराने की बात की। करीब 1.5 साल से ज्यादा वक्त से बेड़ियों में जकड़े हाथी मिट्ठू की पैरोल पर रिहाई की उम्मीद जगी है। अब मिट्ठू को जल्द रिहा करके लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क भेजने की उम्मीद जताई जा रही है।
बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की जान चली गई थी। इसमें महावत को जमानत मिल गई, लेकिन इस बेजुबान जानवर को कोई राहत नहीं मिली। घटना 20 अक्टूबर 2020 की है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक जानकारी हमें मिली थी कि जनपद चंदौली में एक पिछले साल की घटना थी जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी, और उस संबंध में एक बेजुबान जानवर हाथी को रामनगर के डीएफओ का जो उनका संरक्षित क्षेत्र है वहाँ पर रखा गया है। जब इस पर जानकारी और अधिक हमारे स्तर से की गई तो ये पता चला कि एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हो गई थी, जिसमें महावत को पहले से ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन इस बेजुबान जानवर को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली थी। इस जानकारी पे मैंने अपने फॉरेस्ट सर्विस के साथी रमेश पांडे जी से संपर्क किया, जो वर्तमान में नई दिल्ली में जू के डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने दुधवा के फील्ड डायरेक्टर से संपर्क साधते हुए इस हाथी को वहाँ शिफ्ट कराने का प्रबंध किया है। वर्तमान में ये है कि चूंकि अभी लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू चल रहा है और जैसी ही ये चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होंगी, उसके उपरांत मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो स्थान है एक जंगली जानवर के लिए जो सुरक्षित स्थान है, यानी कि दुधवा का जो जंगल है, वहाँ पर इन्हें शिफ्ट किया जाएगा। और ये पिछले जो साल भर से इसको रामनगर के संरक्षित क्षेत्र में रखा गया है, उससे उसे मुक्ति मिलेगी। कोरोना टीकाकरण हेतु टोकन सिस्टम जारी होने के बाद भी केंद्रों पर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वाराणसी में कोरोना टीकाकरण को लेकर टोकन सिस्टम जारी होने के बाद भी लोगों को केंद्रों पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहरी और ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण केंद्रों का निर्धारण किया गया है। वहीं शनिवार को वाराणसी के मंडलीय अस्पताल सहित कुल 75 केंद्रों पर टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के मंडलीय अस्पताल में टोकन सिस्टम से लोगों को टीका लगाया जा रहा था। बता दें कि आज जिले में शनिवार को 45 वर्ष से ऊपर वालों को 58 केंद्र पर, जबकि 18 से 44 वाले उम्र के लोगों को 17 केंद्रों पर टीका लगाया जा रहा है। वहीं मंडलीय अस्पताल में लोग सुबह 9 बजे ही पहुंचकर लाइन में खड़े हो गए। यहां पहले टोकन लेने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, बाद में रिवर्स सिस्टम यानी नीचे से ऊपर के क्रम में नाम बुलाए जाने लगे। 2 वर्ष से अक्षय तृतीया का पर्व लॉकडाउन में पड़ने से आभूषण व्यवसायियों को काफी नुकसान हुआ है। सोना खरीदने के लिए अक्षय तृतीया के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए पिछले 2 सालों से लॉकडाउन के चलते अक्षय तृतीया पर आभूषण का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है। इस दिन अनुमानतः करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन लगातार 2 सालों से लॉकडाउन के बीच अक्षय तृतीया पड़ने के चलते व्यापार बंद होने की वजह से इस व्यापार से जुड़े व्यापारियों का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के प्रदेश महामंत्री शैलेश वर्मा ने बताया कि लगातार 2 साल से अक्षय तृतीया लॉकडाउन में पड़ने के कारण देश के आभूषण व्यापारियों की कमर टूट गई है। इन हालातों में व्यापार अब दोबारा कैसे संभलेगा, इसकी चिंता आभूषण व्यापारियों को ज्यादा सता रही है। वहीं 1 जून से देश में सोने की ज्वेलरी पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग कराना होगा, जिसके लिए ज्वेलरी व्यापारी अभी तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दोनों संगठनों ने केंद्र सरकार से इस तारीख को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। हाँ, देखिए, ये हमारे सराफा व्यवसाय में अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा महत्व है। और पिछले साल के लॉकडाउन में तो ये था कि हम लोगों ने और कारीगरों ने कोई काम नहीं किया। अब की बारी के लॉकडाउन में थोड़ा हम लोग को ये भरोसा हो गया था कि अब कोरोना ख़त्म हो रहा है, और ऑर्डर भी लेना शुरू हो गया था। 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 2 महीने पहले ग्राहकों ने बहुत ऑर्डर दिया था, और खामियाजा उसका ये हो गया कि हम लोग को दोहरी मार पड़ गई। एक तो बिक्री कुछ नहीं हुआ, और दूसरा जो जेवर तैयार कराया गया कारीगरों के यहाँ से वो लेने ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो उसके पेमेंट के बदले में अब उसको गलाना, वो सारा नुकसान दुकानदारों को बहुत हुआ है। लगभग कितने की नुकसान होती होगी भैया? कम से कम पूरे देश में लॉकडाउन है, 300 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। इसमें राजस्व का कितना नुकसान हुआ? राजस्व आप जीएसटी निकाल लीजिए, लगभग मैं जीएसटी की बात कर रहा हूँ, देश में 200 से 300 करोड़ का नुकसान हुआ है सरकार को। क्या कहना चाहेंगे आप लोग सरकार की ओर ध्यान दे कि? देखिए, पिछली बार के लॉकडाउन में हमारे ऑनलाइन जेवर की बिक्री हो रही थी, इस बारी उसको भी रोक दिया गया।
उसका खामियाजा हम लोग को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा। अब सरकार से इस बार तो कहने के लायक भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये कोरोना काल का महामारी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सरकार इस समय लोगों के उपचार कराने, उनके दवा, सभी चीज़ों की व्यवस्था में लगी हुई है। और ऐसे में हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम भी सरकार के साथ आए और इस महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें। व्यापार को कुछ दिनों के लिए भूलें हम लोग। जीडीपी हमारी गिर रही है, सरकार उस ओर चिंतित है, लेकिन पहले जान बचाना है। जान बचेगा तो आगे फिर बहुत सारे काम हो तो सकते हैं। बड़े व्यापारियों का ही नुकसान हुआ है या छोटे व्यापारी भी घाटे में चल रहे हैं? इसमें तो सबका नुकसान हो गया। बड़े व्यापारी तो सरवाइव कर लेंगे, जो छोटे व्यापारी और जो कारीगर हैं उनके सामने तो बहुत बड़ी समस्या है, भुखमरी के कागार पे हैं, जिसके लिए बड़े व्यापारियों ने और जो समाज सेवी हैं उन लोगों ने बहुत तरह से उनको मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। और अब की बारी तो सरकार ने वे बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ का प्लान भी बना के रखा हुआ है, जिससे कि आगे लोगों को मदद हो रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना से मुक्ति एवं इससे मृत आत्माओं की शांति हेतु गोवर्धन धाम मंदिर में हवन पूजन किया गया। खिड़किया घाट स्थित गोवर्धन धाम मंदिर में गोवर्धन धाम मॉर्निंग वॉक के सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने कोरोना वायरस से असमय काल कवलित हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए हवन किया गया व देश को कोरोना मुक्त करने के लिए गोवर्धन धारी से प्रार्थना की गई। सभी लोगों ने कोरोना मुक्ति के लिए हवन में आहुति दी और फिर आरती पूजन किया। हवन पूजन कार्यक्रम में मुख्य रूप से सीताराम यादव, भोला यादव, विनोद यादव, अशोक यादव, ब्रिजेश यादव, डॉक्टर राजेश यादव, इंजीनियर अशोक यादव इत्यादि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज ये कोरोना के उसमें जो बहुत से हमारे परिवार के लोग जो अल्प स्थिति में, जिसकी मतलब जो अभी युवा भी थे, बुजुर्ग थे, अल्पायु समय में जो है वो हम लोग से दूर चले गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। उसी के रोकथाम के लिए जो है हम लोग आज यहाँ पे जो है हवन पूजा किए, जिससे कि जो है कोरोना अब न हो, शांत हो, पूरा विश्व शांत हो। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। आज गोवर्धन धाम मॉर्निंग टीम के सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि जो अल्पायु में कोरोना काल के शिकार हुए, उनकी आत्मा के शांति के लिए गोवर्धन धाम मॉर्निंग टीम ने गोवर्धन धारी के प्रांगण में उनके लिए यज्ञ किया है और कोरोना मुक्ति के लिए कोरोना का आहुति गोवर्धन धाम मॉर्निंग टीम के सदस्यों द्वारा और उनके पदाधिकारियों द्वारा, किशोरी दास जी द्वारा, अशोक इंजीनियर द्वारा दी गई कि हे प्रभु, गोवर्धन धारी से हम लोगों ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, पूरी मानव जाति की रक्षा अब आपके हाथ में है। कपसेटी गेहूं क्रय केंद्र पर 2083 कुंतल गेहूं की खरीदारी की गई। सेवापुरी क्षेत्रीय साधन सहकारी समिति सेवापुरी के कपसेटी स्थित गोदाम पर PCF द्वारा संचालित गेहूं क्रय केंद्र खोला गया है, जहां केंद्र के प्रभारी दयाशंकर ने बताया कि 15 मई शनिवार तक क्षेत्र के 51 किसानों से 2083 कुंतल गेहूं की खरीदारी हुई है, जहां केंद्र सरकार द्वारा गेहूं खरीदारी का कोई लक्ष्य निर्धारित अभी तक नहीं रखा गया है। वहीं गेहूं बेचने के लिए कई किसानों का नाम अभी तक सूची में सत्यापित नहीं हो पाया है, जिससे कई किसान काफी परेशान हैं। केंद्र पर किसान कई बार चक्कर लगा रहे हैं। वहीं गेहूं बेच चुके 51 किसानों में से 20 किसानों के खाते में भुगतान की राशि जा चुकी है। वहीं अब तक 31 किसानों का पैसा नहीं पहुंच पाया है। वहीं गेहूं क्रय केंद्र के प्रभारी ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण किसानों के खाते में पैसा अब तक नहीं पहुंच पाया है। शंकर जी, ये बताएं, इस केंद्र पर अभी तक कितने गेहूं की खरीदारी की गई है? 51 किसान से 2083 कुंटल की खरीद की गई। और उनका पैसा उनके खाता में आया कि नहीं? 20 लोगों का पैसा आ चुका है, बाकी लोगों का अभी बाकी है PCF में।
अच्छा, ये किसान खरीदारी के लिए क्या, कैसे किसान यहाँ पे आवेदन करते हैं, कैसे खरीदारी लेते हैं हम लोग? सब ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन कागज रहता है, जिसका विक्रय हेतु लाख रहता है, उसी का धान खरीदा जाता है। धान गेहूँ खरीदा जाता है। अच्छा, खरीदारी कब तक चलेगी, कब से शुरू है, कब तक चलेगी? 15 जून तक चलेगी। कब से शुरू है? 1 अप्रैल से। और कोई समय सीमा है कितना धान गेहूँ खरीदा जाए? नहीं, ऐसी कोई सीमा नहीं। किसी मासी में जितना भी ले सकते हैं। कहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं? मैं आया हूँ यहाँ पे साधन सहकारी समिति में अपना गेहूँ जो है देने के लिए, जो सरकारी खरीद हो रही है पीसीएफ के द्वारा। तो आपकी गेहूँ खरीदारी हुई कि नहीं? अभी तो खरीदारी नहीं हुई है। हमने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है वो हमने इंचार्ज के यहाँ जमा कर दिया है, और उनका मेन प्रॉब्लम वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है लोडिंग बहुत ज़्यादा है, ट्रकें नहीं आ रही हैं। गवर्नमेंट अगर ट्रक की व्यवस्था करवाए तो जितना जल्दी यहाँ से जो है माल खरीदारी वाली जो चली जाए तो किसानों की समस्या हल हो जाएगी, फटाफट गेहूँ जो है तौल हो जाएगा। आप कितने दिन से दौड़ रहे हैं? हम तो जो है 2-3 रोज से आए हैं। यहाँ से कोई परेशानी दिक्कत नहीं है, बस ये है कि माल यहाँ से जो लोडिंग हुआ है ये हटना चाहिए। सारे गोदाम फुल है, आप इनको दिखाइए। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में सैनिटाइजेशन का कार्य किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल में राष्ट्रव्यापी संकट कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए अस्पताल के सभी वार्ड एवं सभी एम्बुलेंस को सैनिटाइज किया गया। शुभम कुमार सेठ ने बताया कि इस कोरोना महामारी में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे देश में सेवा कार्य कर रहे हैं और परिषद के कार्यकर्ता लगातार ऑक्सीजन की व्यवस्था, रक्त की व्यवस्था, भोजन पैकेट की व्यवस्था, हेल्पलाइन नंबर के द्वारा सहयोग सहित राष्ट्रहित में सभी प्रकार की सेवा के कार्यों में जुटे हुए हैं। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सानू चक्रवाल, सौरभ सोनकर, चंदन मौर्य, दिलीप केशरी, आकाश मौर्य इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जब देश पर राष्ट्रव्यापी संकट आती, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सबसे आगे होते हैं। आज इसी क्रम में श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला चिकित्सालय में सभी वार्डों में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सैनिटाइजेशन किया और एम्बुलेंस में सैनिटाइजेशन किया। और आपके माध्यम से मैं काशी की जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी शासन और प्रशासन की एडवाइजरी है उसका पालन करें, और जब देश सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। और क्या अपील करेंगे आप? अपील समस्त नागरिकों से यही अपील करना है कि जो शासन द्वारा ये वैक्सीन लगाने के लिए आग्रह किया गया है तो सभी लोग वैक्सीन लगाएं, और जो लोग छूटे हुए हैं उनको भी जागरूक करें कि वैक्सीन सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है। नागेपुर गांव के युवाओं द्वारा गांव के सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। सेवापुरी मिर्जा मुराद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आदर्श गांव नागेपुर के युवाओं ने गांव को कोरोना मुक्त रखने का बीड़ा उठा लिया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक और लोग जहां घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, वहीं ये युवा अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए प्रशासन के साथ मिलकर गांव और शहरों को सैनिटाइज करते दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग टीमें बनाकर गांव की गलियों, बस स्टैंड, बाजार एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस से लोगों को बचाया जा सके। युवाओं ने पिछले 2 दिन से गांव को सैनिटाइज किया और ग्रामीणों की थर्मल स्कैनिंग भी की है। शनिवार को बेनीपुर मुबारकपुर गांव में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। गांव के प्रत्येक घर को सैनिटाइज करने के साथ ही आम रास्तों को भी सैनिटाइज किया गया। इस टीम में अरविंद, अनीश, आलोक, मनीष, शिव कुमार, वर्षा, श्याम सुंदर इत्यादि लोग शामिल हैं। वाराणसी एलपीजी वितरक संघ व पूर्वांचल रियल एस्टेट एसोसिएशन द्वारा कोविड मेडिसिन किट व ऑक्सीमीटर कमिश्नर को प्रदान किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना में कई संस्थाएं आगे आई हैं और निरंतर समाज के हित में कार्य कर रही हैं। इसी कड़ी में महानगर उद्योग व्यापार समिति से संबंधित संगठन वाराणसी एलपीजी वितरक संघ द्वारा 1000 कोविड मेडिसिन किट व पूर्वांचल रियल एस्टेट एसोसिएशन द्वारा 50 ऑक्सीमीटर मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल को दिया गया। संस्था के सदस्यों का कहना है कि वो आगे भी ऐसे कार्य करते रहेंगे। आज जो हमारा काशी सहित पूरा भारत देश इस भयंकर आपदा महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है, उसमें आज हम लोग वाराणसी एलपीजी वितरक संघ और महानगर उद्योग व्यापार समिति के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने 1000 कोरोना किट, 50 पीस ऑक्सीमीटर माननीय मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल जी को आज सौंपा है, ताकि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में अभी दवाई की कमियां आ रही हैं या ऑक्सीमीटर द्वारा ऑक्सीजन नहीं चेक हो पा रहा है, उस कदम में एलपीजी के
हमारे साथी वितरक विजय बहादुर सिंह जी भी हमारे साथ हैं। हम लोग सारे लोगों ने मिलकर एक साथ इस मुहिम को छेड़ा है। अभी परसों महानगर उद्योग व्यापार समिति में कमिश्नर ए सतीश गणेश जी को, कल जिला अधिकारी जी को, आज मंडलायुक्त जी को 1,000 कोरोना किट दवा और 50 ऑक्सीमीटर समिति की तरफ से दिया गया है। और जहां भी जरूरत पड़ेगी समिति के सारे सदस्य तन मन धन से इस आपदा में काशी के साथ पूरे भारत देश के साथ खड़े हैं। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के सदस्यों ने ईद पर्व मनाया। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम करते हुए फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के सचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में ठेला पटरी पर कारोबार करने वाले मुस्लिम बंधुओं संघ समिति के सदस्यों ने ईद मनाई। इस दौरान सदस्यों ने गले मिलकर और हाथ जोड़कर ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही अल्लाह से ये दुआ मांगी कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी का शमन हो जाए। इस दौरान सदस्यों ने एक दूसरे को सेवैयां खिलाईं। इस मौके पर मुख्य रूप से फिरोज अहमद, नूर मोहम्मद, वकील सोनकर, राजू केसरी, विजय यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। शहर के स्ट्रीट वेंडरों के साथ आज फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति के हमारे जितने पदाधिकारी हैं, जैसे नूर मोहम्मद जी, हैदर अली जी, इद्रिस जी, तमाम लोगों के घरों पे जाके हम लोग इस कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में एक छोटा सा समूह लेके, जिसमें 4-5 लोग जो कि शासन की गाइडलाइन भी है उसका पालन करते हुए सबको ईद की बधाई दे रहे हैं। तो चलते चलते फिर एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। क्राइम ब्रांच व कैंट थाने की पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। वाराणसी कमिश्नरेट ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर में भारी वाहनों हेतु बारकोड पास किया जाएगा जारी। हत्या के जुर्म में बेड़ियों में कैद हाथी के रिहा होने की जगी उम्मीद। और कोरोना टीकाकरण हेतु टोकन सिस्टम जारी होने के बाद भी केंद्रों पर लोगों को घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।